नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। हम आपके साथ अंजलि आनंद। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बिहार की राजनीति कब कौन सी करवट ले ले कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव बाकी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि अमित शाह बिहार दौरे पर है कल, और सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिलांचल पहुंचेंगे। मिथिलांचल की बात की जाए तो वहां पर आरजेडी मजबूत स्थिति में है, जहां पर पहुंचने वाले हैं झंझारपुर। और आपको ये भी बता दें कि क्या वाकई जब अमित शाह दौरा करेंगे, जो लगातार अटकलों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार का जो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से एनडीए के साथ जाएंगे, तो क्या कल जब अमित शाह आएंगे तो कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ पीछे के दरवाजे से कुछ हो सकता है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे खास सहयोगी भी इस पर जुड़ चुके हैं, तमाम मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। एजाज अहमद जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरजेडी से, राकेश पोदार प्रवक्ता बीजेपी से, राम पुकार सिन्हा भी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से, विनीत सिंह जुड़ चुके हैं प्रवक्ता एलजेपी रामविलास, कृष्णकांत जुड़ चुके हैं राजनीतिक एक्सपर्ट है, चंदन सिंह जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरएलजेपी से, और हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले देखिए, बड़ी बात हो जाती है सौरभ, ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। बीजेपी देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हमेशा चुनावी मोड में होती है, ये अक्सर देखा जाता है। अमित शाह की रैली कितना महत्वपूर्ण सौरभ? जी बिल्कुल अंजलि, काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं और जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद एक तरीके से कहें तो बिहार की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली थी। सबसे पहले उनका दौरा किशनगंज में हुआ था और किशनगंज में ही उन्होंने कहा था कि मैं अब बिहार पर विशेष ध्यान दूंगा और मेरी कोशिश यही रहेगी कि महीने 2 महीने में मैं बिहार का एक दौरा मेरा जरूर होगा। और उसी का असर है कि पिछले 1 सालों में अगर आप देखेंगे तो ये छठवीं दौरा है अमित शाह का, और लगातार वो उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहां बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं, चाहे हम पूर्णिया की बात करें, किशनगंज की बात करें, या फिर अमित शाह झंझारपुर आ रहे हैं वहां की अगर बात करें, तो यहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति बीजेपी की नहीं है। इसीलिए लगातार उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। रही बात नीतीश कुमार की, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यही अमित शाह अपनी सभा में उन्होंने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कल अमित शाह जब अपना संबोधन देंगे बिहार की जनता के सामने, तो वो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे, क्या वो अपनी बात पे फिर से दोहराएंगे? कल एक एजेंडा तय हो जाएगा, बड़ी बात कही आपने। और देखिए सौरभ, ये जो अटकलें लगाई जा रही है, और आप भी ये मानते हैं कि देखिए नीतीश कुमार कब क्या कदम उठा ले कोई नहीं जानता, क्योंकि एक चर्चाओं का बाजार भी गर्म है सौरभ। क्योंकि एक तरफ आप ये देखते हैं कि वहां के जो नेता है वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन आप ये देखिए केंद्रीय स्तर पर एक अलग बॉडी लैंग्वेज और एक्शन दिखाई दे रहा है। तो कल जब संबोधन करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है जरा सुनाते हैं। मास्टर हो गए हैं, लगातार झूठ फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो अच्छा काम होता है वो नीतीश कुमार जी करते हैं, इसलिए जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं साथियों को ठगने का काम कर, और पूरा जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता यह जान चुका है कि 2024 और 25 में नीतीश कुमार पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। आधा तो स्वयं बीमार है और राजनीतिक हैसियत भी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, एक तरफ कहते हैं कि जनता भी कंफ्यूज रहती है यहाँ पे सौरभ। कृष्णकांत जी, क्या वाकई कल जब अमित शाह आएंगे तो एक तय हो जाएगा कि उनका जो भाषण होगा कि क्या नीतीश कुमार को पीछे के दरवाजे से बुलाया जा सकता है? और देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और बिहार की राजनीति तो अलग लेवल पे जा रही है। एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए ये हमेशा कहा जाता है कि उनकी मन की जब नहीं होती है तो करवट ले सकते हैं। कृष्णा जी, अंजलि जी, ये जो बात है एकदम 100% सही है कि नीतीश जी का जो हमेशा जो रहा है, जो पिछला जो चरित्र रहा है उनका, वो चरित्र दुनिया जानती है। आज यदि भारत के लिए यदि ये कुछ नया हुआ डिसीजन लेते हैं तो उनके लिए सॉफ्ट नहीं होंगे,
वो उनके लिए कोई ऐसा नहीं रहेगा कि ऐसा इम्पॉसिबल चीज हुआ है। और हाँ। कल जब अमित शाह जी जब आएंगे तो ऐसा भी होगा कि कुछ बंद कमरे में उनकी बातचीत हो जो मीडिया या किसी को पता भी ना चले, लेकिन उनकी मन बिल्कुल। की बात यदि अमित शाह जी से यदि वो वहां पे सक्सेस नहीं होती है तो वापस उसी पार्टी में बने रह सकते हैं या उनका मन बदल जाएगा। अब यदि वो नीतीश कुमार जी यदि मन बदल देते हैं और एनडीए में आ जाते हैं तो इससे 5 नेताओं की जो है भविष्य, जो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस, जो आज रालोसपा से जो हमारे उनके नेता का भी और भी 2 नेताओं का, मोदी जी का, सुशील मोदी हाँ। जी का कहीं ना कहीं भविष्य जो फ्यूचर है, जो यदि सरकार यदि वहां पे बीजेपी की आती है तो इन लोगों का जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे वो दावेदारी खत्म हो जाएगी। और फिर कहीं ना कहीं ये लोग चाहते भी हैं कि आए जीते, बट ये भी चाहते हैं कि उनको वो बड़ा पद वो कद इस बार ना दिया जाए जो हमेशा की तरह उनको एक थाली में जो परोसा जाता है वो परोसा नहीं बिल्कुल जी, जाता। आपने देखिए ये जो समीकरण है बहुत मुश्किल सा, लेकिन देखिए राजनीति में क्या कब क्या हो जाए, क्योंकि देखिए चिराग पासवान हमेशा से मुखर रहे नीतीश कुमार के लिए, अब एनडीए का हिस्सा बने हैं, अगर नीतीश कुमार फिर एनडीए का हिस्सा बनते तो समीकरण बहुत कुछ बदल जाएगा। एजाज जी, क्या वाकई आरजेडी की बात की जाए तो बी प्लान तैयार हो रहा है? क्योंकि देखिए अब लालू यादव ने तो ना संयोजक के लिए मुखर होकर बोले, दुल्हा उन्होंने पहले ही मन से कह दिया। नीतीश कुमार जी को जो आप लोगों ने सपना दिखाया था वो तो सपने को पूरा करने में आप लोग फ्रंट पे आ नहीं रहे, तो नीतीश जी करवट ले सकते हैं, तो क्या करेंगे अब आरजेडी? क्या है बी प्लान है एजाज जी? एजाज जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। राजनीति में कोई इफर्ट नहीं होता है, स्पष्ट दृष्टिकोण होता है। और स्पष्ट रूप से 9 अगस्त 2022 को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में नीतीश कुमार जी ने जो भूमिका अदा की है, उस दिन के बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो बेचैनी है, बौखलाहट है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। और आप अभी सौरभ जी बता रहे थे कि ये 6वीं बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 5 बार अमित शाह जी बिहार आए। जब बिहार के लोगों ने उनको बताने का काम किया है। अब बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना लोग जानते हैं। यहाँ पर कोई जुमलाबाजी नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई भ्रम की स्थिति नहीं चलेगी। यहाँ पर जो राजनीति और राजनीति का भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इंतजार में है। मेरा सवाल ठीक है, वो मैं बीजेपी से सवाल करूंगी, लेकिन आरजेडी क्या करेगी अगर फिर से चाचा ने भतीजे को धोखा दिया? कैसे प्लान बना था, उस पर क्या होगा? उस जो एक स्ट्रेटजी के तहत देखिए मिलाप हुआ था, अगर इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो नीतीश जी का आपने देखा है कि वो अगर उनके मन की नहीं तो वो चेंज कर लेते हैं। एजाज जी, इस बात से आप अंजलि जी, हाँ। आपने देखा कि नीतीश जी और लालू जी, तेजस्वी जी जब मिले और बिहार से हमने जब संदेश दिया तो बिहार से निकला हुआ संदेश देश के स्तर पर स्वीकार्यता मिली। और हमने स्पष्ट रूप से कहा कि देश की राजनीति के लिए सभी विपक्षी दलों का एक होना आवश्यक है। और जिस तरह से हमने बिहार में एकताबद्ध होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया, उसी तरह की स्थिति और परिस्थितियां देश में है। देश में भी अगर भाजपा के खिलाफ 1 to 1 की स्थिति पैदा कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ सकती है। क्योंकि मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि नीतीश जी इस बार पलटी नहीं मारेंगे? भाई पलटी का कहाँ सवाल होता है? इनके पास कोई अर्जी लेके खड़ा हुआ है क्या? इस तरह की राजनीति, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच ये बात चला गया है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर देश के लोगों का विश्वास नहीं है। अब नरेंद्र मोदी का जो इन लोगों ने मुलम्मा चढ़ा करके लोगों के बीच प्रस्तुत किया था कि एक अकेला सब पर भारी, उसकी स्थिति 38 की बारी पर आ गई। और पहली बार जो नरेंद्र मोदी बैकफुट पर दिख रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और बिहार से निकले संदेश का परिणाम है। इसलिए बेचैन नहीं हो भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेलने वाले 12 मैन के खिलाड़ी। आराम से रहें, उनको समय नहीं मिलने वाला है और उनके लिए राजनीति में अब कोई स्थान नहीं बचा है। बिहार का संदेश देश स्तर पर स्वीकारता ले रहा है।
और स्वीकार हो चुका राकेश पोदार आजाद जी कौन सा सन है? परिवर्तन का बयान। ये माइनस पोटेशियम साइनाइड है। एजाज भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये रास्ता नीतीश कुमार जी के लिए घर बंद हो चुका है। नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ नहीं आते, हम लोग विकास की बात करते हैं। आज बिहार में क्या शासन के ऊपर बोला जाता है, शिक्षा मंत्री बिना हवाई अड्डा बने, बिना हवाई पट्टी का निर्माण हुआ, आपने अरे हवाई भाई जहाज साहब बना दिया। आपको बोलने बिना का मौका मिला तो आपने बोला, अब मैं बोलने का मौका मिला तो तो लीजिए। आपके शिक्षा मंत्री सनातन पे क्या बोलते हैं आज पूरी दुनिया जान चुकी है। इस गठबंधन घमंडिया गठबंधन के साथ आप लोग हैं, आप लोग जिस बात को रखते हैं वो बात सही नहीं है। हम लोग विकास की बात करते हैं। आपको सुना जा रहा था एजाज जी, जब आप बोल रहे थे तो सुना पर राकेश जी का रिएक्शन में। राकेश जी, लेकिन एक मेरा भी सवाल है कि क्या अगर नीतीश जी आते हैं एनजी में तो क्या हाथ खोलकर स्वागत किया जाएगा? राकेश जी, हाथ खोल के स्वागत नहीं, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था आरा में, इनके लिए रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, अब रास्ता कहीं इनके लिए खुला नहीं है। और रही विकास की बात, हम लोग 2024 में बिहार से 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी देगी। और हम लोग विकास की बात करते हैं और 370 35 के संशोधन से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में विकास किया। आज हमारी जो बिहार की शिक्षा स्थिति है, आज कल मुजफ्फरपुर की घटना देखिए, आज की घटना देखिए, आज भी कुछ लोग मारे गए। कल मुजफ्फरपुर में हमारी स्कूल की बच्चियां नाव में डूब गई। लेकिन आज के मुख्यमंत्री जी आज पार्क हॉस्पिटल में जाके एक अपने मुख्य सचिव से, प्रधान सचिव से मिलने जा रहे हैं, जिसको सिर्फ डेंगू हुआ है, उनसे मिलने गए। उनके पास समय नहीं है कि मुजफ्फरपुर में जाके घटना को सुनो और जानू। और इनके कोई मंत्री जी नहीं गए, कोई नेता नहीं गए और महागठबंधन के लोग नहीं गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप शिक्षा मंत्री जी क्या शिक्षा देना चाहते हैं बिहार में? नहीं, अमित शाह ने कहा था कि ठीक है, मुझे याद है जब मंच से उन्होंने कहा था बिहार दौरे पर गए थे, लेकिन कल जब आएंगे तब क्या कहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, मायने रखता है। विनीत सिंह जी, एनडीए में अगर आ जाते हैं नीतीश कुमार जी तो देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत तो चिराग पासवान की हो जाएगी। अंजलि जी, सौरभ भाई, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अंजलि जी, मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप चिराग पासवान जी को पुश ओवर मत समझिए। चिराग पासवान जी तो हार के डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं। उपचुनाव में हमने देखा है, जो अभी एजाज भाई कह रहे थे कि एक सीट बीजेपी को हम आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे तो हरा देंगे, उपचुनाव में दोनों जगह हार गए थे। तो चिराग पासवान जी वो शख्स हैं जो कि आज के समय में भले आपको छोटे दिख रहे होंगे, उनकी पार्टी छोटी दिख रही होगी, पर आने वाले 10 साल में जदयू को हम ही लोग रिप्लेस करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा धुरी बन के उभरेंगे हम लोग बिहार में। तो चिराग पासवान की अहमियत क्या है? नीतीश कुमार जी आए नहीं आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल ही कहा था कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, हमें नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है। 2019 के चुनाव में भी यही हुआ था। लोकसभा में अमित शाह ने कहा था भाई आप हमारे साथ है ना, तो नीतीश कुमार जी के बारे में बात क्यों करना। लेकिन ये अंजलि जी, ये बार बार हम लोग जो मुद्दा उठाते हैं, नीतीश कुमार जी की अहमियत क्या रहेगी है बिहार में? आप देखिए यहाँ लालू प्रसाद यादव या लेकिन पता है ये मजबूरी भी तो मुझे भी समझ में नहीं आता, चाहे आरजेडी की बात आप कर ले चाहे बीजेपी की बात कर ले, ये आप तो देखते ही है। नीतीश जी जब भी आते हैं ये लोग तो फैला ही है, बीजेपी की भी यही मजबूरी दिखाई देती है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई थी, लेकिन फिर भी नीतीश जी का सहारा चाहिए होता है, आरजेडी को भी सहारा चाहिए होता है। यही तो और नीतीश कुमार जी मलाई खाते हैं जी। राजद की मजबूरी ये है कि नीतीश कुमार जी की बैसाखी उनको चाहिए सत्ता में रहने के लिए। बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं है, सबसे बड़ी घटक दल है हमारे इंडिया अलायंस में, और बीजेपी नैतिकता वाली पार्टी है। आखिर नीतीश कुमार को लीजिएगा, मैंने फिर से कहूंगा मैं कि क्या चेहरा लेकर जनता के पास जाएंगे, जो ने बिहार का 17 साल में ये हाल कर दिया है, और फिर आप कहती हैं कि खुले हाथ से उनका स्वागत करेंगे। उनके पास बचा क्या है? ना उनके चुनाव, उनके वोट ट्रांसफर होते हैं, जनता उनको देखना नहीं चाहती है, तो आखिर किस बिना पे कोई पार्टी इनको लेगी? आप खुद से देख लें कि राहुल गांधी जो घमंडिया गठबंधन के परोक्ष रूप से नेता बन के उभरे हैं, तो उनसे मिलने नहीं जाते, वो लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी होने वाला है। अमित शाह सीमांचल, अररिया या मधुबनी जब भी आ रहे हैं, वो रेंज देखिए, उस बेल्ट में जो चीजें हैं, एक विशेष समुदाय का वोट ज्यादा है, वहां पे जो देशभक्त लोग हैं उनको एकजुट करना जरूरी है, इसलिए आ रहे हैं। और बाकी का काम हम कर देंगे, राजद का, जदयू का पोल पट्टी हम लोग खोलते रहेंगे। चंदन सिंह जी,
चंदन सिंह जी देखिए, हालांकि ये अक्सर हमने देखा है, सौरभ कई सालों से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो राजनीति में कहा जाता है वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। हम अब उस बयान का भी क्या कहें, जब कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, पूरे सदन में कहा था, और बीजेपी ने भी कहा था कि अब ये मुखबिर बीजेपी के साथ चले। आरजेडी भी मुझे याद है कि कैसे भतीजे को धोखा दिया था और उसके बाद फिर से साथ हो गए। तो चंदन सिंह जी, क्या वाकई बिहार के समीकरण को समझे, आने वाले वक्त के लिए समझे, तो राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, राजनीति में कोई भी वर्ड आखिरी वर्ड नहीं होता है, लेकिन जो गठबंधन INDI जो बना, इस गठबंधन में नीतीश कुमार जी अपनी भूमिका अब जो लग रहा है, अभी हालिया जो उनका बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है कि सीमित हो चुका है। और बहुत बड़ी इनकी उम्मीद थी कि राहुल गांधी जब उनकी सदस्यता गई थी तो लगा था कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं एक संयोजक बन सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी पर से वो सदस्यता वापस मिला, उसके बाद सारा इनका सपना चूर हो गया। अब इनको लग रहा है कि इस गठबंधन जी चंदन सिंह जी की आवाज चली गई। राम जी, देखिए, बिहार ऐसी जगह है जहां पर वहां की जनता भी बहुत जागरूक है राजनीति को लेकर, लेकिन नेटवर्क इश्यू खराब जी, तो एक तो मजबूरी चाहे बीजेपी की देख ले, आरजेडी की देख ले, नीतीश कुमार जी को बिना साथ लिए नहीं कर पाते। चंदन सिंह जी, अंजलि जी, हमको अपना बात पूरा कर लेने दीजिए, हमको निकलना है। जी कहीं जाना है, एक बार हम बोल रहे हैं उसके बाद। चंदन जी थोड़ी मेरी बात आ गई है। दरअसल चंदन सिंह जी, अच्छा ठीक है ओके जी। तो मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार जी अपनी भूमिका अब सीमित महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो G20 के रात्रि भोज में जो पिक्चर सामने आई, उसका जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, और अभी महामहिम के पास पूर्व राष्ट्रपति जी आए हैं और वो एक आयोग के भी अध्यक्ष हैं जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, और नीतीश कुमार जी दौड़े भागे गए हैं, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं लेकिन रात्रि भोज में जाते हैं। तो ये सब जो चीज है कहीं ना कहीं बता रहा है कि नीतीश कुमार जी पुनः पलटने की तैयारी में हैं, हमको तो ऐसा लगता है। और बिहार में कहीं ना कहीं इनका जनाधार गिरा है, लोकप्रियता कम हुई है नीतीश कुमार जी के लिए, और ये अपनी कुर्सी कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, और इसी मद्देनजर इनका जो है अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ जो है कम आक्रामक है। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ जरूर जो है कि घटनाक्रम होने जा रहा है। जी चंदन जी, एक मेरा भी सवाल है। आपने बोला कि वो अपनी कुर्सी सेफ रखना चाहते हैं, इसीलिए हो सकता है वो पलटी फिर से मारे और एनडीए की तरफ जाए। आपको लगता है कि इस बार वो एनडीए की तरफ जाएंगे तो उनकी कुर्सी सेफ रहेगी, उनकी कुर्सी जो है वो सुरक्षित रहेगी और उनकी कुर्सी उन्हें फिर से मिल जाएगी? मतलब आप लोग देने के लिए तैयार हैं या नहीं है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, और जो आप भी एक मजबूत सहयोगी दल हैं, तो आप ये बोलिए कि आप तैयार हैं फिर से उनको वापस लेने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए? देखिए, नीतीश जी की स्थिति बिहार में बहुत कमजोर है, और ये सही बात है कि नीतीश जी उपचुनाव में भी कुर्नी में चुनाव हार गए, और बिहार में लोकप्रियता बहुत तेजी से इनकी गिरी है, और पलटने का जो इल्जाम इन पर लगा है, जिस भी गठबंधन में जाएंगे, अगर हो सकता है जो अभी महागठबंधन में है या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में जाएंगे, उस दल को खामियाजा नीतीश कुमार जी को लेने पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब इनका प्लस में वोट नहीं, अब ये जिस गठबंधन के साथ जाएंगे उसको डैमेज करेंगे, क्योंकि अब इनके पास अब वैसा है नहीं, ना बिहार में कानून व्यवस्था है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। आप क्या अगर बीजेपी तय करेगी तो क्या ये एसेट के जगह लाइबिलिटी साबित होंगे, एसेट के जगह लाइबिलिटी साबित होंगे। ठीक है, तो आप लोग विरोध करेंगे गठबंधन में अगर बीजेपी समर्थन करती है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल, जब गठबंधन के बड़े सहयोगी पूछेंगे तो हम लोग अपनी राय रखेंगे। ठीक है जी देखिए, राजनीति हमको कहीं निकलना है अंजलि जी, इसलिए क्षमा चाहते हैं। अंजलि जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और नीतीश कुमार जी अगर इस बार पलटी मारेंगे तो उनके राजनीतिक जीवन का बढ़ावा
क्या कहते हैं उसको 12वीं बार उनका इधर से उधर का एक रिकॉर्ड स्थापित होगा। और जहां तक मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही पूरे एनडीए बनी है और सभी लोग हैं उसमें। और बिहार में खासकर हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, फिर पशुपति पारस जी है, जीतन राम मांझी जी हैं। बिहार में जो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का जो अभी जो उनका स्टाइल चलने का है और मिलने का है, उससे लग रहा है कि जरूर राजनीति में फिर उलटफेर होने वाला है। हम लोग भी अंदेशा लगा चुके हैं कि वो क्या करने वाले हैं। और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, वो इधर से उधर अगर कर दे तो कोई ये असंभावित चीज नहीं है, कारण कि उगते हुए सूरज को देखकर ये पता लग जाता है कि आज धूप कितनी कड़ी होगी। और नीतीश कुमार जी ये चाह रहे हैं कि हमारा 16 सांसद है, अगर हम INDI गठबंधन में रहेंगे तो हमारा 1-2 सांसद भी जीतेगा कि नहीं जीतेगा। इस बार 2024 में नरेंद्र भाई मोदी की लहर चल रही है पूरे देश में। नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी का जो से भी पूछा तो क्या आप लोग विरोध करेंगे? आप लोग विरोध करेंगे? देखिए अभी पहले नीतीश कुमार जी अपना पत्ता तो खोले कि वो एनडीए गठबंधन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले नीतीश कुमार जी क्या देखिए, नीतीश कुमार जी की बातों पर अभी हम लोगों को क्या करने जा रहे हैं। नहीं कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ, ऐसे तो वहां भी कई बार लव उसकी जोड़ी और जब जोड़ी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करते। कार्यकर्ताओं के लिए वो लड़ते हैं। कार्यकर्ताओं का जो डिमांड हो, कार्यकर्ता का जो मांग होगा, उसी मांग को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी रखते हैं। और खासकर कार्यकर्ताओं का इस पर मांग था कि भाई आप एनडीए का घटक दल बनिए। आप एनडीए का हिस्सा बनिए। नीतीश जी और यदि उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो दोनों बोथ आर द टू साइड ऑफ द वन कॉइन। यदि दोनों में कोई टोटली समानता है। बिल्कुल वही मैं उसी बात का जिक्र कर रही थी। राकेश जी देख लीजिए, आपके जो भी सहयोगी दल है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो कैसे मैनेज होगा? क्योंकि देखिए अगर हिस्ट्री हम देखें तो मुझे ऐसा जो अभी तक देखे शीर्ष नेतृत्व नीतीश जी के लिए कुछ ऐसा कह नहीं रहा। और जैसा कि सौरभ ने भी कहा, कल जब अमित शाह आएंगे तो मंच से क्या कुछ कहते से बहुत कुछ तय हो जाएगा। राकेश जी, लेकिन कैसे सहयोगी दल को फिर बैलेंस करेंगे? देखिए हमारे कल जो गृह मंत्री जी कल हमारे गृह मंत्री जी जो आ रहे हैं झंझारपुर में, हम लोगों ने विकास की बात करना, हम लोगों ने 9 साल बेमिसाल का जो हम लोगों ने कार्य किया उसकी बात तो रखेंगे। और रहा गठबंधन की बात, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था किशनगंज में कि अंत भला तो सब भला। 12 करोड़ जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। कभी उनको ये नहीं बोला गया कि आप प्रधानमंत्री का सपना देखिए, कभी नहीं बोला कि आप संयोजक बनिए। पहले बिहार की विकास करते हैं, बिहार का मॉडल लेकर अगर देश में जाते हैं तो जनता सोचती, लेकिन इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया, कल मुजफ्फरपुर की घटना घटी, हमारे 12-16 बच्चे जो हैं नाव में डूब के मर के गए, लेकिन इन्होंने आज तक इनके लोग अभी तक मुजफ्फरपुर में गए। हमारे नेता प्रतिपक्ष आज सुबह मुजफ्फरपुर गए। इनको सिर्फ समय था कि बिहार के प्रधान मुख्य सचिव से मिलने का समय था, जिसको डेंगू हो गया। आज भी हत्या हुई। हम लोग हर कार्य को विकास की बात करते हैं और एनडीए मतलब बीजेपी विरोध करेगी। आपका ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं कि नीतीश जी अगर आना चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे बीजेपी? नीतीश जी के हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने आरा में वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बोला गया था कि इनके लिए रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। इनके लिए अब रास्ता बंद हो चुका। हम लोग बिहार को किस तरह आगे ले जाना है, हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, हम लोग मिल बांट कर एक प्रोग्राम, मिनिमम प्रोग्राम बना के बिहार की विकास की बात करेंगे, देश की विकास की बात करेंगे। हम लोग इन लोगों के साथ अब नहीं जाना है, नहीं इन लोगों को लेना है हमारी पार्टी ने। और बाकी का शीर्ष नेतृत्व भी अभी तक नहीं, लेकिन जो भोज पे बोल रहे कि इन लोगों को बुलाया गया, भोज इसलिए पे बुलाया गया कि पूरे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कैबिनेट वो तो बुलाया गया, नहीं उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तरह से
इंट्रोडक्शन हुआ सिर्फ नेतृत्व और जो तस्वीरें निकल कर आई, क्योंकि इसके पहले तो जब एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार जी बचते रहे पीएम मोदी का सामना करने से पहले, और उसके बाद देखा गया अटल बिहारी वाजपेयी की भी याद आ गई। तो ये राजनीति में हर चीज तो कुछ बयां करती है ना। सौरभ के पास जाएंगे। सौरभ, देखिए भले ही यहाँ पर कह दे कि ठीक है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी तक ऑब्जर्वेशन, जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ बयां हो रहा है। उसके बाद में एजाज जी से भी रिएक्शन होगी। सौरभ जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि जब से प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की जो तस्वीर आई है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद कई बीजेपी के नेताओं से मेरी बात हुई है, हम उनके पास जाके बैठे भी हैं। और जब नीतीश कुमार को लेकर उनसे सवाल किया गया तो ऑफ द रिकॉर्ड वो ये कह रहे थे कि देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी हम लोग को नीतीश कुमार के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रहना है, क्योंकि ऊपर से क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो माहौल दिखाई दे रहा है उसमें लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट ही रहने में कुछ दिन फायदा है। तो वही मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक गलियारों में लगातार ये चर्चा हो रही है, लेकिन कल जो अमित शाह का भाषण होगा या जो बिहार की जनता को वो संबोधित करेंगे, तो उसमें देखना ये आवश्यक होगा कि अमित शाह अपने भाषण के दौरान क्या कहते हैं। अगर वो नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं तो किस तरीके से टारगेट करते हैं, या फिर नीतीश कुमार से ज्यादा वो राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को टारगेट करते हैं, या फिर तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, या फिर ओवरऑल वो इंडिया गठबंधन को टारगेट करते हैं। तो उनकी भाषण के बाद ही यह समझा जाएगा कि क्या सचमुच में कुछ खिचड़ी पक रही है, या ऐसे ही ये र्यूमर उड़ाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। जी एजाज जी, मैंने पहले भी सवाल किया था लेकिन आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया। अगर, क्योंकि नीतीश जी इसके लिए जाने जाते हैं, और जैसा कि सौरभ भी कह रहे कि कल जब अमित शाह आएंगे और देखिए उसी जगह जा रहे हैं जहां पर आरजेडी मजबूत स्थिति में है, एमवाई समीकरण को साधने की कोशिश। तो एजाज जी, अगर नीतीश जी चले जाते हैं एनडीए में तो क्या होगा आरजेडी का प्लान? देखिए अंजलि जी, अगर मगर की राजनीति नहीं होती, स्पष्ट रूप से मैंने पहले भी कहा, और नीतीश जी और लालू जी जिस तरह से बॉन्डिंग है, जिस तरह से सरकार चल रही है, राजनीति में तो संभावनाएं हमेशा ही देखी जाती है, और ऐसा तो है नहीं, हिस्ट्री है। ये संभावना सिर्फ भाजपा तलाशती है। भाजपा अवसरवादिता और भाजपा जो है सत्ता लोलुपता में कुछ भी करती है, ये महाराष्ट्र में देखने को मिला। नहीं एजाज जी, ये बताइए, बॉन्डिंग रहने के बाद 2017 में अलग हो गए थे ना आपसे नीतीश कुमार? 2017 का आपको भी तो एक बार धोखा दे चुके हैं ना सौरभ जी। 2017 की स्थिति के बारे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2017 अब नहीं है, 2023 है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है, किस तरह से अपने इजाज जी ये बताइए, इस बार भी तो आप लोग गलत कर रहे हैं ना नीतीश कुमार के साथ। उनकी जो उम्मीद है, उनका जो मंशा है, उस पर तो आप पानी फेर रहे हैं। कैसे वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कैसे संयोजक बनेंगे? सभी मंशा पर तो वो लालू प्रसाद यादव ही पानी फेर रहे हैं ना। नहीं, आपको पता है तो जाने का कारण तो आप लोग दे ही रहे हैं। नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ चले जाए, इसका माहौल और प्लेटफॉर्म तो आप लोग बना ही रहे हैं। देखिए, बिहार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो मुहिम शुरू किए राष्ट्रीय स्तर पर, आप देखें कि जो आकार लिया इंडिया गठबंधन, उसमें बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। और बिहार की नीतीश कुमार की भूमिका क्या है सर? उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या है? क्या मिला? इतना बड़ा गठबंधन बनाने के बाद नीतीश कुमार के हाथ में क्या आया, सो मुझे बता दीजिए सर। क्या मिला उनको? 28 दलों का, सौरभ जी, 28 दलों का जो गठबंधन है, इसमें सभी को एकरूपता के साथ जो नेतृत्व के स्तर से फैसला होना है, सब कुछ स्पष्ट रूप से आ जाएगा। और वर्तमान में जो फैसला है कि हम मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, और सबको पता है कि मुद्दे के आधार पर
जनता हमको स्वीकारता दे रही है, जनता के एजाज जी, हमारी अभी तक वही है। फ्रंट फुट पे थे, लेकिन लालू जी अचानक से आ जाते हैं ना फ्रंट फुट पे, और इसलिए सौरभ ये सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग मौका दे रहे हैं फिर से वो एनडीए का साथ जा सकते हैं, इसीलिए ये सवाल। ये भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है, मीडिया अप्रोच उसी में लग जाती है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लाल टपकाए हुए है उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बार स्वार्थ की राजनीति बिहार में नहीं चलेगा। जिस दिन से सत्ता से वो बेदखल हुए हैं उसी दिन से ये गिनना शुरू किए हैं कि अब आए, तब गए, और इनको हमेशा निराशा हुई है। इसी निराशा भाव में इन लोग इस तरह की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी ने कोई अर्जी तो नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि क्या पिछले दरवाजे से आते तो अर्जी की जरूरत ही नहीं है जी। सर पिछले 2022 दरवाजे में से आप लोगों ने हैं। अर्जी दी थी क्या? 2022 में आप लोगों ने अर्जी दी थी नीतीश कुमार को कि आपके साथ आ जाए? 2022 में नितिन गडकरी ने जो भाषण दिया और जो बात कही थी कि सभी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए, और उसके बाद जिस तरह से बिहार में सर नितिन गडकरी ने नहीं, पैदा करना जेपी चाह नड्डा रहे थे, ने एजाज जी चाह रहे थे, नीतीश जी ने जेपी नड्डा जी ने ये भाषण दिया था। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके संदेश दिया। अंजलि जी 15 सेकंड उनको भी। ये विनीत सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एजाज जी आपके पास है विनीत सिंह। सौरभ भाई थोड़ा सावधान रहिएगा, आप लोग का लिस्ट बन गया है, समझे ना, जैसे कि नाजी सब बनाता था जीव सब का लिस्ट ना, उसी तरह लिस्ट बना है आपका ही। नहीं सर, हम लोग सपा के साली हैं, उस लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं है, हमारा चैनल का नाम नहीं है। और ये कहते हैं कि लोकतंत्र के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का लिस्ट बनाते हैं और बात करते हैं बॉन्डिंग का, यही तो बोल। एजाज जी बोल लिए, अब हम बोल रहे हैं। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे चला रहे हैं सब लोग देख रहा है। बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। नीतीश कुमार जी को नील बटा सन्नाटा आपने दिया है, और यही बॉन्डिंग होता तो उनके भतीजों ने उनका नाम पलटू राम रख दिया था, और लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार जी के नेताओं ने जेल भिजवा दिया था। तो किस बॉन्डिंग की बात करते हैं? कहने का मतलब है अंजलि जी, सौरभ भाई, ये घमंडिया गठबंधन में देखिएगा नीतीश कुमार जी की फजीहत तो होनी ही है। इधर का दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है। जब अमित शाह के कद के व्यक्ति बात करते हैं, जेपी नड्डा के कद के व्यक्ति बात करते हैं, तो उसका कोई औचित्य होता है, कोई मतलब होता है। नीतीश कुमार जी का आना जाना बिल्कुल नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जी अपनी भद पिटने से बचा ले, वही उनके लिए बड़ी बात होगी। कृष्णकांत जी, क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए ये वक्त मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा मुश्किल भरा, क्योंकि संयोजक की भी जिम्मेदारी नहीं मिली, दूसरी बात है कि ना पीएम का चेहरा, क्योंकि दुल्हा लालू यादव ने ही साथ छोड़ दिया, जिस उम्मीद के साथ गए थे वो दिल्ली गए, कई नेताओं से मुलाकात की, बड़ी जिम्मेदारी निभाई है गठबंधन के लिए। कृष्णकांत जी, क्या अब एनडीए की बात की जाए, लेकिन राजनीति में बार बार कहती हूँ कि हर बयान के मतलब कुछ और होते हैं, और क्या वाकई अगर एनडीए इस बार, क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम सहयोग, विनीत सिंह जी भी देख के सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब रास्ता बंद है, आपने चंद्र सिंह को सुना, चाहे आप जो भी पार्टी जो भी सहयोगी दल है, तो क्या बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा? इतना आसान नहीं है इस पर नीतीश कुमार के लिए कि बैक दरवाजे से आ जाए। अंजलि जी, जो इन्होंने, जो मुझे लग रहा है कि जो मटन की रेसिपी सीखने आए थे वो, या संयोजक की रेसिपी सीखने आए थे राहुल गांधी, जो देश के प्रधानमंत्री का नेता बनने आए थे लालू जी से, मुझे लग रहा है कि वो कहीं रेसिपी कहीं महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि जो रेसिपी के बाद जो अटकलें जो बाजार में जो घूम रही है, वो कहीं ना कहीं बाजार में वो अब लग रही है कि वो निष्कर्ष पे पहुंचने वाली है। और जिस तरीके से लालू जी ने राहुल गांधी पे ज्यादा जो फोकस किया, वो कहीं ना कहीं नीतीश जी के दिल में चुभ गया है। वो उस दिन से वो रेसिपी अब वो बना रहे हैं। उन्होंने मटन की रेसिपी सीखी थी, अब वो अमित शाह को कुछ और रेसिपी सिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो अभी जो निष्कर्ष आ रहा है, देश में कुछ नई दिशा, नई राजनीति। लेकिन अंजलि जी, मेरा एक जो एनालिस्ट जो है, मैं उस रूप से जो बताना चाहता हूँ, नीतीश जी का जो पुराने जमाने से जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और आज के टाइम में उनका जो कद है वो काफी कम हो गया है।
उनकी जो वोटर परसेंटेज बहुत कम हो गई है। पहले वाली वो नीतीश कुमार का दम कम नहीं है कि जहां जाएंगे वहां का जो कुनबा है वो मजबूत हो जाएगा। जिस तरह से जनता ने उनको बार बार पलटू राम के रूप में जो साबित किया है और जनता जो समझ गई है, यदि अब वो कहीं इस पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो उनकी हाँ। जो वोट जो जमीनी जो है वो कहीं ना कहीं वो नीचे से खिसक कर वो कहते हैं ना कि वो किसी के लिए कुछ भी नहीं फायदेमंद नहीं रहेंगे। या तो वो एनडीए में जाए तो भी वहां के भी नहीं रहेंगे और न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। उनका जो एक वोटर एक भरोसे के साथ होता है वो कहीं ना कहीं देखिए डगमगा जाएगा। लेकिन अब देखिए नीतीश जी के लिए तो ये अभी तक जो लोग भी समझते हैं कि उनके मन का हुआ तो सही, उनके मन का नहीं हुआ तो वो आप देखते निकल लेते। लेकिन लालू जनता यादव को उनका गुलाम नहीं है, जनता उनका गुलाम नहीं है कि वो जहां जाएंगे और जनता उनके पीछे पीछे जाएगी। आरजेडी ने उनके सपने कुछ और दिखाए लेकिन वो सपने को चकनाचूर कर दिया गया। और हमारे साथ राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता एजाज भाई बैठे हुए हैं, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी के साथ नीतीश जी ने आपको बोला था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए और मैं भारत की राजनीति में जाऊंगा, लेकिन लालू जी ने उनको सपना दिखाया था, लेकिन वो सपना कहीं से कहीं पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था। और आज नीतीश कुमार जी घबरा गए हैं कि ना मैं इधर का रहा, ना उधर का रहा, ना इस घर का रहा, ना उस घर का रहा। और नीतीश जी बुखला गए हैं और जो लत उसकी जोड़ी थी आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो वोट बैंक आ गया है। अति पिछड़ा का हो, चाहे पिछड़ा का हो, चाहे दलित का हो, चाहे महादलित का हो, सभी जातियों का 12 करोड़ जनता का जो वोट है वो हमारे एनडीए गठबंधन में आ चुका है। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब इनका जो जेडीयू का जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, उनको लेने की जरूरत अब हमारे भाजपा की नहीं है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोल रखा है। नहीं तो उन्हीं सीटों पर जहां जेडीयू जब आप पिछले साल लोकसभा चुनाव पर अगर आप गौर फरमाए तो उन सीट पर जहां जेडीयू जीती थी, बीजेपी कमजोर स्थिति में, यही तो वजह है। अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं, 6 रैली कर चुके हैं। एजाज जी देखिए अब नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एजाज जी बड़ा सवाल ये, आपने ये कहा कि ठीक है अर्जी नहीं चलता राजनीति में, हो जाता है उसके बाद जनता को भी पता चलता है। और दूसरी बात देखिए ना मीडिया कोई प्रोपेगेंडा, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है बीजेपी तो ये कह रही है कि ठीक है हम तो नहीं साथ लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन एजाज जी आरजेडी के आने वाले वक्त के लिए क्या भूमिका होगी, क्योंकि लालू यादव अब जब बैक सीट पर थे, अब जब इंडिया गठबंधन हुआ और हमने भी देखा जो तमाम नेता आते हैं दूसरे राज्यों, सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचते, कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंच गई। उसके बाद लालू यादव ने ये भी नहीं बोला कि संयोजक नीतीश कुमार को बनना चाहिए, संयोजक तक की बात नहीं बोली, तो ये तो वही बात सामने आ गई ना, मनमुटाव तो दिखा रहा है। आप कह रहे हैं कि दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। एजाज जी कहाँ कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है? देखिए अंजलि जी, जो लोग सही नजरिए से देखेंगे उनको सब कुछ दिखाई देगा, अगर वो बीजेपी के नजरिए से देखेंगे तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीति करना है वो राजनीति करे। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के बीच से विश्वास खो चुकी है, जनता का समर्थन खो चुकी है। और खास तौर से बिहार में बार बार अमित शाह जी का आना यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बिहार के नेतृत्व पर विश्वास नहीं करती है। बिहार के जो इनके नेतृत्व करता है उन पर इनको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन कामों के लिए इन लोगों को दिया गया है जिम्मेवारी, ये उस जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये लोग बयानवीर हैं और बयानवीर बन करके बिहार में ये जनता और जनता के सवालों से ना पहले जूझे हैं ना आगे जूझने वाले हैं। ये सिर्फ अपसंस्कृति की भाषा, अपशब्दों का इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी आपके शिक्षा मंत्री जी सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए बोलते हैं। हम लोगों के पास जो आपके पास जो वोट बैंक है वो खिसकता नजर आ रहा है। आप एक वर्ग को खुश करने के लिए आप राजनीति करते हैं। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार के नेता सब मजबूत है, ऐसा कोई भी हमारे अंदरूनी कला नहीं है। आप इसकी चिंता मत करें। इस तरह की बात कहलवाइए, वो अब कल की बहुत
सौरभ कल अमित शाह का दौरा हर नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। गंगा में होगा, ये समझ लीजिए। ठीक है राज जी, वो तो वक्त ही बताएगा। सौरभ इनको तो जी, अपनी बिल्कुल चिंता अंजलि, करनी सब चाहिए आरजेडी को। हमारी चिंता मत कीजिए, हम तो विकास के मुद्दे से लड़ के चुनाव लड़ेंगे 2024 में। 2025 में आपको उखाड़ के फेंकेंगे बिहार से, बिहार की जनता आपको उखाड़ के बाहर से फेंकेगी। आप इसकी चिंता मत करिए। जंगल राज आपने जंगल राज दूसरा स्थापित कर दिया बिहार में। आगे कर सकती है। 17 सितंबर से सुनिए, बिहार की कोई तस्वीर मुझे बहुत ज्यादा बदलती हुई नहीं दिखाई थी। देखिए योगी दल की 1 किलोमीटर एक पार्टी ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। आप छात्रवृत्ति में 44 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं, सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है। ठीक है, पूरी रिपोर्ट समझ में आज आपको मानवता का कैसे विकास हो, मानवता का कैसे विकास हो, मानव का कैसे विकास हो, उसकी आप लोग चिंता करते हैं। आप लोग परिवार की चिंता करते हैं, आप अपने एक दल को खुश करने के लिए चिंता करते हैं। हम लोग तो पूरे विकास की बात करते हैं, मानव की विकास की बात करते हैं। दलित के हो, दलित हो, जाति पिछड़ा सबकी बात हम लोग करते हैं। सुनिए पोदार जी क्या है ना कि अगर विकास इतना कॉन्फिडेंस है और देखिए समीकरण को यहाँ साधने के लिए अमित शाह आ रहे हैं, तो और बड़ी बात यह है कि इससे पहले एनडीए ही सत्ता में थी और जिम्मेदारी मुझे लगता है हर राजनीतिक दल की थी। मुझे कोई बदलाव शिक्षा व्यवस्था में पहले भी दिखाई नहीं दिया था। आखिरी सवाल सौरभ, कल अमित शाह दौरा कर रहे हैं और ये दौरा हर मायने से महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए उस गढ़ में जा रहे हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है और कल बहुत कुछ उनके भाषण से भी आने वाले वक्त के लिए एजेंडा तय होगा। सौरभ जल्दी से। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिहार को देखेंगे तो 2019 में बिहार में एनडीए को 39 सीट मिली थी। इस बार परिस्थिति बदल गई है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर 39 सीटों को बचा कर रखना, अगर आप उतनी सीटें फिर से दोबारा नहीं लाते हैं तो एक बीजेपी के लिए बड़ा लॉस होगा, जो कि अमित शाह नहीं चाहते हैं। तो लगातार ऐसी सीटों पर टारगेट किया जा रहा, फोकस किया जा रहा जो बीजेपी का कमजोर कर ही रहा। तो लगातार सीमांचल के इलाके में आपने देखा होगा कि पूर्णिया, किशनगंज और फिर ये झंझारपुर में जा रहे हैं अमित शाह। तो लगातार वैसी लोकसभा क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है जहां बीजेपी कमजोर है। रही बात नीतीश कुमार की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आए थे, महागठबंधन के साथ आए थे, तो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे कि बिहार, कारण उन्होंने पहले से ही स्पष्ट कर रखा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अगर उनको 2024 में नहीं कुछ मिला तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में संन्यास लेने वाले हैं। तो इसीलिए ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि इस तरफ नीतीश कुमार जो चाहते थे उन्हें नहीं मिला, ना वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन पाए, ना ही वो संयोजक बन पाए। अब अपनी सवारी बदल हैं और अपना कहीं और वो रास्ता तलाशेंगे। आने वाले वक्त में बहुत कुछ तय होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए कल अमित शाह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और कल के दौर से बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा। बिहार की राजनीति में कब क्या उबाल आ जाए, कब क्या बदलाव हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद।